बड़कोट से मिल रही है। रेस्क्यू के लिए गए 12 लोग लापता हो गए हैं। मोरी तहसील के लिवाड़ी फिताड़ी क्षेत्र का यह मामला है। बकरियों को चराने गए 2 लोगों की मौत हुई थी और उन शवों की खोजबीन के लिए लोगों को भेजा गया था। गांव के 12 लोग, एसडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को रवाना किया गया था। गांव से बुग्यालों की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। बकरियों को चराने गए 2 लोगों की मौत हुई थी और जब उनका कोई सुराग नहीं लगा, ये लोग लौटे नहीं तो उनको ढूंढने के लिए, खोजबीन के लिए गांव के 12 लोग गए थे। एसडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को रवाना किया गया है। ये 12 लोग लापता हो गए हैं। शव की खोजबीन के लिए गए थे, लेकिन ये सभी ग्रामीण लापता हैं और अब उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू दल के 8 लोगों को भेजा गया है। मोरी तहसील के लिवाड़ी फिताड़ी क्षेत्र का ये मामला है। दरअसल बकरी चराने गए 2 लोगों की मौत हुई और उनकी तलाश में 12 ग्रामीण गए, वो नहीं लौटे, लापता हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। 8 सदस्यीय टीम को रवाना किया गया है। एसडीआरएफ की टीम अब उनको ढूंढने निकली है कि दरअसल उनके साथ हुआ क्या वो सही सलामत हैं या किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए। मोरी तहसील के लिवाड़ी फिताड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और मैप के जरिए हम आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो जाती है और उनके शव ढूंढने के लिए गांव के 12 लोग जाते हैं और वो भी लापता हो जाते हैं। बाद में उनको ढूंढने के लिए 8 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम जो है वो भेजी जाती है। गांव से जो बुग्यालों की दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर है। बकरियों को चराने गए 2 लोगों की मौत हुई थी और अब बड़कोट में रेस्क्यू के लिए गए जो 12 लोग हैं, मतलब उन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए जो ग्रामीण पहुंचे थे, अब वो भी लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम रवाना की गई है। तो उत्तराखंड में इन दिनों बादल फटना, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हादसों का शिकार लोग भी हो रहे हैं और गांव के गांव मकान जो हैं वो भी धराशायी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी दरारें लोगों के घरों में आ रही हैं। कटान के कारण कई होटल, स्कूल, बड़ी इमारतें भी धराशायी हो चुकी हैं और अब खबर बड़कोट से आ रही है, यहां पर 12 लोग लापता हैं। 2 लोगों की खोजबीन के लिए गए थे और नहीं लौटे ये 12 भी। अब उनको ढूंढने एसडीआरएफ की टीम गई है। तो उत्तराखंड में ये बड़ी घटना हुई है। शव की खोजबीन के लिए गए ग्रामीण लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला, वो सकुशल हैं या किसी हादसे का शिकार हुए, ये भी अभी किसी को नहीं मालूम। फिलहाल एसडीआरएफ उन्हें तलाश कर रही है। बकरियों को चराने गए 2 लोगों की मौत यहां पर हुई थी। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, बताइएगा क्या ताजा जानकारी इस मामले में है और क्या उन 12 लोगों के बारे में कोई खबर या अपडेट अभी तक मिल पाया है? ये सही सलामत है या किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए? अच्छा, देखिए, ये जो जितने भी ग्रामीण थे 12 से 14 की इनकी संख्या है। ये अपने साथी का एक जो जिसकी डेथ हो गई थी, मोरी तहसील के लिवाड़ी फिताड़ी बुग्याल का मामला है, तो वो अपने साथी को ढूंढने गए थे, तो वो 2 दिन से लापता है। और चूंकि ये पशुओं को चराने वाले लोग हैं और बुग्याल बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में फैला रहता है, तो इन 12 लोगों की अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में और जो भी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको लगाकर इनको तलाशने में जुटे हैं, लेकिन इनका अभी कोई पता नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, तो इनका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। इनकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज वो दिन है जिसकी यादें हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा हैं। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है और इस तारीख के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस दौरान 7 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हुए। आज भी इस दिन के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द छलकता है। उधर खटीमा गोलीकांड की बरसी पर उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अलग राज्य के लिए हो रहे आंदोलन में अपनी शहादत दी थी। इस मौके पर खटीमा में कार्यक्रम रखा गया जिसमें शहीद राज्य आंदोलनकारियों को याद किया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज 1 सितंबर है, खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है और उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि आज
खटीमा गोलीकांड की बरसी के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पधार रहे हैं। इसलिए हमने पूरी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली है। सारे खटीमा के क्षेत्रवासियों में राज्य आंदोलन में बहुत उत्साह है और कुछ ही देर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शहीदों को अपने उधर खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर देहरादून में शहीद स्मारक और शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने ब्लड कैंप का भी आयोजन किया। साथ ही खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से ये मांग की कि वहां पर शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए अब सरकार प्रयास करे। तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खटीमा गोलीकांड की आज बरसी है और इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों को इंसाफ दिलाने की मांग भी उठी है। 26वीं बरसी है आज खटीमा गोलीकांड की और जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनको न्याय मिले, इसके लिए सरकारें अब प्रयास करें। लोग अब ये मांग कर रहे हैं। खटीमा के शहीद, मसूरी के शहीद और हमारे जो पूर्व विधायक हैं अंदर रंजीत सिंह वर्मा जी की याद में हम यहाँ पर शहीदों के और रंजीत सिंह वर्मा जी की याद में ब्लड डोनेट भी लगा रहे हैं, जिससे हमने कहा पहले भी लगा रहे थे और शुरू से लगाते रहेंगे इन शहीदों की, क्योंकि इन्होंने और श्रद्धांजलि भी दी जा रही है उनके लिए। और जो भी हमसे बनेगा उनका ये शहीदों के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि वर्मा जी भी एक ऐसे उत्तराखंड के ऐसे वो थे जिन्होंने इस उत्तराखंड की धरती पर ऐसे, नहीं तो वो आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सरकार से, सीबीआई से और पूरे हम तो केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि किसी तरह ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए कि 26 साल बाद भी हमारे उन शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया और आज 21 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जो है उस खटीमा की शहादत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि शहीद सलीम अहमद के पिता, शहीद परमजीत सिंह के पिता, उन दोनों का जो पिछले 2-2.5 साल से वो शहीद परिवार की जो पेंशन के लिए जो चक्कर काट रहे हैं जिला प्रशासन के, आज उनको वो न्याय मिल जाएगा। उधर देहरादून में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने मंत्री सतपाल महाराज के आवास का घेराव किया है। पुल टूटने को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। आपने मांगा है मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सतपाल महाराज के घर के बाहर जमा है। नारेबाजी वहां पर चल रही है। आप कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज के घर का घेराव किया। पुल टूटने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है और मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी जो कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन चेहरा आगे होगा उस नाम की भी घोषणा कर चुकी है। उत्तराखंड को लेकर क्या विजन आम आदमी पार्टी का है, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जनता तक अपनी बात पहुंचा चुकी है और अब उसके कार्यकर्ता ग्राउंड पर किस तरह सरकार और उससे जुड़े मंत्रियों को घेर रहे हैं। मुद्दा है पुलिया के टूटने का। पुल टूट गया जिस पर राजनीति शुरू हो गई और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर पहुंच गए मंत्री सतपाल महाराज के घर के बाहर और उन्होंने वहां हंगामा किया। मंत्री के इस्तीफे की मांग की लोगों ने। वहीं उत्तराखंड में आज से सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को खोल दिया गया है, जिसमें आज से ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया काफी समय पहले हो चुकी थी। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद आज से छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए कॉलेजों को खोल दिया गया है। उत्तराखंड में आज से सभी निजी और सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं। ये कॉलेज इसलिए खोले गए हैं ताकि एडमिशन की प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से की जाए। छात्रों को जो दिक्कतें आ रही थी उनका समाधान आसानी से किया जाए और कॉलेज में पहले दिन 1 सितंबर को तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं एडमिशन के बाद उनको पूरा किया जा सके और ये UGC के मानकों के आधार पर सभी कॉलेजों को खोला गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने अलग से इसके लिए SOP जारी की है। सभी छात्रों को कहा गया है कि वो यदि कॉलेज में आ रहे हैं तो सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से रहेगा कॉलेज का आगे का सिलसिला, क्योंकि काफ़ी समस्याएं भी छात्रों को आ सकती हैं। जब क्लासेस शुरू होंगी तो भारी संख्या में छात्र भी आएंगे। किस तरह की चीज़ें रहेंगी कॉलेज में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कहा गया है कि कोविड के दौरान आपको कॉलेज में? देखिए, अभी जो सरकार ने कॉलेज खोलने का एक नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले 1 तारीख से, तो फिलहाल अभी हमारे कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस आया नहीं है कि कॉलेज खुलेंगे। फिलहाल जो प्रक्रिया ऑनलाइन एडमिशन की चल रही थी उसी प्रकार से अभी प्रक्रिया चल रही है। 2 तारीख तक उसकी डेट बढ़ाई गई है। बाकी ऑफलाइन एडमिशन, ऑफलाइन क्लासें, अभी कुछ प्रक्रिया कॉलेज द्वारा दी गई है। ऑनलाइन जब आप एडमिशन करा रहे थे किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? अभी कॉलेज खुल गए हैं तो क्या चीज़ें अब रहेंगी, किस चीज़ के लिए आए हो आप?
अभी तक प्राचार्य जी ने अभी तक ऐसे तो कुछ निर्णय लिया नहीं है कि ऑफलाइन एडमिशन होंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन एडमिशन हो रहे थे, पोर्टल में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, OTP नहीं आ रहे थे, कई बच्चे भर नहीं पा रहे थे जो गांव में, उन बच्चों को अच्छे से भरना भी नहीं आता, वो लोग देहरादून नहीं आ सकते, वहाँ पे उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम भी कई सारी आती है, तो वो ऑनलाइन भर नहीं पा रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता मेरिट फॉर्म जब वो ऑनलाइन भर पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस भी कर पाएंगे। OTP से रिलेटेड कई परेशानी आ रही है। पोर्टल में हमने प्राचार्य जी को लगभग 3 से 4 बार भी बोला है कि ऑनलाइन मत करवाइए एडमिशन, ऑफलाइन प्रोसेस से करवाइए, लेकिन अभी तक जैसे सरकार की गाइडलाइंस आई कि ऑफलाइन एडमिशन्स होंगे, बट प्राचार्य जी इसमें कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। देखिए, दिक्कतें लोगों के सामने है, छात्रों के सामने है, और ये कॉलेज का गेट है। आप गेट पे भी देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है और यहाँ पर ना तो कोई गार्ड है, ना ही यहाँ मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब कॉलेज पूरी तरह से खुल जाएंगे, स्कूलों में, कॉलेजों में तमाम स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर इतनी भारी संख्या को रोकने के लिए या उनमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का नियम पालन कराने के लिए कई तरह की समस्या पैदा हो सकती हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। उधर चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर आज बद्रीनाथ धाम में मौनी बाबा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर पिछले 13 दिन से बद्रीनाथ धाम में धरना जारी है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज समेत हक हकूकधारी का चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर विवाद चल रहा है। मौनी बाबा जिंदाबाद। 1 सितंबर से आज 1 सितंबर है, मैं अमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। जब तक यात्रा नहीं खुलती है, चारधाम यात्रा नहीं खुलता है, जब तक बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं होता है, हमारा अमरण अनशन जारी रहेगा। इसमें SDM, DM, कमिश्नर, DGP और उत्तराखंड मुख्यमंत्री, कुछ भी इस बीच में अमरण अनशन में होता है, ये लोग जिम्मेदारी लेंगे। उधर पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से घाटी में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदला है, यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से घाटी में ठंड बढ़ गई है। बारिश और हवाओं का सिलसिला तो चल ही रहा था, इस बीच बद्रीनाथ धाम में पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के कारण घाटी में ठंड बढ़ गई है। उधर मौसम विभाग ने भले ही 3 सितंबर तक भारी बारिश से राज्य में कुछ राहत की आशंका जताई थी, लेकिन 4 सितंबर से राज्य में फिर भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट दे दिया है। प्रदेश में लगातार आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में 2 दिनों की राहत के बाद फिर से भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन 4 तारीख जब आप सितंबर में जाएंगे तो 4 तारीख से जो एक्टिविटी वो फिर से बढ़ेगी एक बार। तो मैं समझता हूँ फिर से जो है आपको ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश मिलनी शुरू हो जाएगी और हैवी रेंस भी फिर जो है खासकर हमारे जो प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है या उनसे जो हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं उनमें जो है फिर जो है हैवी रेनफॉल वगैरह 4 और 5 तारीख में वो मिल सकती है। उधर जोशीमठ में पहाड़ी दरकने का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो भी जुगजो गांव के ऊपर ड्यूनी की पहाड़ियों का बताया जा रहा है। बड़े बड़े बोल्डर चट्टान से नीचे गिर रहे हैं, जिसके बाद धूल का एक बड़ा सा गुबार उठता है और पत्थरों के गिरने से जोर की आवाज सुनाई देती है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे जुगजो गांव है, जहां पर 16 परिवार रहते हैं, जो अब दहशत के साए में जी रहे हैं। उत्तराखंड में आशा वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर दी है। 5 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो जारी रहेगी। आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स को इसका फायदा मिलेगा। 2-2 हजार रुपए की जो प्रोत्साहन राशि थी वो जारी रहेगी। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। 5 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो जारी कर दी गई है। आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स को इसका फायदा होगा। जोशीमठ से अगली खबर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद हो गया है। पागल नाला में बारिश के चलते मलबा आ गया है। भारी बारिश के चलते कल देर रात से बंद है हाईवे। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। हाईवे खोलने का काम जारी है। भूस्खलन से 2 गांवों को भी बड़ा खतरा है। तो जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद कर दिया गया है। पागल नाला में बारिश के चलते मलबा आ गया है।
भारी बारिश के चलते कल देर रात से बंद है ये हाईवे। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मंगलवार से जुगजू रेणी में पहाड़ टूटने का सिलसिला जारी है। चट्टान टूटने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी है। जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने एक गुफा में रात बिताई। दहशत के साए में ये लोग जैसे तैसे अपने परिवारों समेत इस गुफा में आ पहुंचे और यहीं पर रात बिताकर इन्होंने अपनी जान बचाई। उधर बारिश और भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में कई सड़कें और नेशनल हाईवे बाधित हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए। लोगों के घर बह गए हैं, जान माल की हानि हुई है, 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की रिकवरी प्राप्त हो रही है। अभी 2 लोगों की रिकवरी होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ 1-2 लोगों के जाने आने का रास्ता ठीक हो। रास्ते भी कई जगह पर बह गए हैं, पूरे के पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 JCB जितनी भी लग रही हैं, जब मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े। 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। मंगलवार को उत्तराखंड भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा लक्सर के सुल्तानपुर पहुंची। यहां उन्होंने लक्सर विधानसभा में अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रेखा वर्मा ने कहा कि अगर बूथ मजबूत तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अगर बूथ कमजोर तो चुनाव में हार निश्चित है। संगठन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बूथ की, जिले की, प्रदेश की समीक्षा का समय समय पर करते रहते हैं। बाकी चुनाव तो आ ही गया है, 2022 की हमारी पूरी तैयारी है और हम सब लोग 22 की ओर बढ़ रहे हैं। सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में विकास कामों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़कों की गुणवत्ता पर कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए। साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्माण कामों की जांच के आदेश दिए। जिस भी विभाग की शिकायत सामने आई है उसके लिए मैंने निश्चित किया है कि उसकी समय सीमा और गुणवत्ता, क्वांटिटी क्वालिटी, कोई समझौता नहीं, और जो समय दिया गया उस समय पे काम दें। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों अपनी तैयारियों में जुटी है। कर्णप्रयाग में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने को कहा। उधर रणजीत रावत ने भाजपा पर भी निशाना साधा। 45 सालों के चरम पर है। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने उन्हीं के आंकड़े बताते हैं सरकार के कि उन्होंने 14 करोड़ रोजगार पे लगे हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया। कारण चाहे नोटबंदी रहा हो, GST रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, तथ्य है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है।